Yes, good evening everyone. Very good evening to all of you. I hope I am audible as well as visible to you all very clearly. Before we move on, please do let me know in the chat box if I'm audible as well as visible. Acknowledge first so that we can start with our class. Yes. All right, great. Clearly visible, clearly audible. Thank you so much for your acknowledgement. Now, we are going to start this class with some questions related to climatology. बड़े सारे क्वेश्चंस हैं, बट इनमें से मैं आपको पहले ही बता देता हूं, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि हमने अभी नहीं पढ़ा है. वी विल जस्ट डील विद दोज क्वेश्चंस, दोज पार्ट्स जो हमने पढ़ लिया है. वन थिंग. सेकंड, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का जवाब देना है तो आप या तो पोल का इस्तेमाल करेंगे, और अगर आपके पास पोल नहीं आता है, राइट, अगर आपके पास पोल नहीं आता है तो आप उस क्वेश्चन का नंबर लिख के चैट में आंसर लिख के भेजेंगे. ये एकदम तय है. और जो 71 75 है बच्चा, वो आप देख लीजिएगा, कोई इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है. बेसिकली हम कहते हैं ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ द एंटायर प्लेनेट इज कवर्ड विद वाटर. दैट्स व्हाई वी कॉल दिस प्लेनेट अर्थ एज ब्लू प्लेनेट. राइट, चलिए, डन. सो ये हमारे बीच में डील है और हम कोशिश करेंगे कि 100% आज अचीव करें. और पोल में स्टार्ट करूंगा, और जिनके पास पोल नहीं पहुंचेगा, रादर देन कंप्लेन नहीं करेंगे कि सर पोल नहीं आ रहा, आप आंसर चैट में नंबर लिख के लिख देंगे. डन, डस्टेड. चलिए, चैट भी नहीं शो हो रहा है तो आप बढ़िया अपने मन में अपना आंसर लिखें और उसको चेक कर लें. वो भी एक अच्छा तरीका होता है, दुनिया को दिखाने की थोड़ी जरूरत होती है. चलिए, हम स्टार्ट करते हैं आज के पहले सवाल से. और द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज हेयर इन फ्रंट ऑफ अस. दिस इज द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जो कि आपको क्लाइमेटोलॉजी से रिलेटेड दिखेगा. पहले हम आते हैं, देखिएगा यहां से, क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6, द टाइम स्टार्ट्स नाउ. आपने क्वेश्चन का नंबर लिख के फिर जवाब देना है बच्चा. सब लोगों से ये एक छोटी सी दरख्वास्त की है मैंने, शायद आप समझ पाएंगे. बिल्कुल सही बात है, दत्त साहब ने समझ लिया है. बाकी सब अभी थोड़ा सा मानसिक विकास की दौड़ में पीछे हैं. आंसर जबकि सही दे रहे हैं. चलिए, इतना ही समय बहुत है इसके लिए. एंड द पोल हैज बीन स्टॉप्ड. द आंसर इज सी हेयर. ठीक है, मतलब अभी भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो गलत आंसर मार्क किए हैं. जिन्होंने बहुत कम समय में जवाब दिया वो है मन्नत, अभिजीत, हर्ष. आई एम रियली हैप्पी दैट यू आर अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट ओजोन इज प्रेजेंट इन द स्ट्रेटोस्फेयर. बहुत अच्छा. 7th क्वेश्चन आप कर सकते, बट थोड़ा ट्राई कीजिएगा क्वेश्चन करने की. बट मैं आपको समझाऊंगा कि क्या है ये कहानी. एक बार क्वेश्चन करना, 7th क्वेश्चन भी आप करो, ट्राई करो फटाफट. द पोल स्टार्ट्स नाउ. मेरे को पता था एक व्यक्ति आएगा जो बोलेगा पोल नहीं आ रहा. लंबा क्वेश्चन है, थोड़ा टाइम दे रहा हूं, प्लीज सोच समझ के कीजिएगा. सेकंड स्टेटमेंट ऐसा है जहां पे आपको दिमाग लगाना है, जहां आपको दिमाग लगाना है.
प्रियांशी, वही बात है कि अरे रुक जाओ भाइयों बहनों, थोड़ा सोच समझ के जवाब देना, थोड़ा सोच समझ के जवाब दो। मैं बोल रहा हूं जब थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है तो सोच समझ के जवाब दो। चलिए अभी हम एक बार पोल को रोक देते हैं। पोल रुक गया है, पहले हम देखते हैं क्या है ये सिचुएशन। सबसे पहली चीज इन जनरल, ठीक है, द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर, जो हवा में प्रेजेंट है, डिक्रीजेस फ्रॉम इक्वेटर टू पोल। हमने पहले भी देखा था इक्वेटर पे गर्मी ज्यादा है, यहां पे गर्मी ज्यादा है, यहां पे वार्मथ ज्यादा है, यहां पे ठंड है, तो यहां पे ज्यादा होगा, यहां कम होगा। द स्टेटमेंट इज करेक्ट, पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा, हाई कंसंट्रेशन ऑफ डस्ट पार्टिकल्स, अभी आते हैं इस पे। कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट इन द एयर एब्जॉर्ब्स इंफ्रारेड रेस, यस ये इंफ्रारेड रेस को एब्जॉर्ब करती है, राइट। और ग्लोबल वार्मिंग करती है, यस ये भी हमें पता है। हाई कंसंट्रेशन ऑफ, क्यों इंफ्रारेड है? क्योंकि यहां से जाने वाली जो रेस है वो कौन सी है? इंफ्रारेड होती हैं, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें, जहां पे बारिशें ज्यादा होंगी वहां डस्ट होगी या डस्ट सारी नीचे आ जाएगी? ये दिमाग से जवाब देना। वेन एवर वी सी रेनफॉल का अमाउंट ज्यादा है, जहां आपको मान लो जिस रीजन में बारिशें होती हैं उस दिन जो हमारी हवा में डस्ट पार्टिकल होता है वो सारा नीचे आ जाता है। जब वो सारा नीचे आ जाता है मेरे दोस्त, तो उसकी वजह से आपको एटमॉस्फेयर के अंदर डस्ट पार्टिकल दिखाई नहीं देगा। इसका मतलब यह है, वेरी गुड मनप्रीत, डस्ट पार्टिकल इज प्रोमिनेंट इन द इक्वेटोरियल रीजन। गलत है, इक्वेटोरियल रीजन में रेनफॉल क्या है? ज्यादा है। रेनफॉल क्या है? ज्यादा है। इसीलिए डस्ट पार्टिकल्स यहां पे क्या होंगे? कम होंगे। डस्ट पार्टिकल यहां पे कम होंगे, तो ये हो गया गलत, पहला सही, तीसरा सही। तो आंसर होगा ए। और इस क्वेश्चन में मुझे लगता है 20% से ज्यादा बच्चों ने आंसर सही नहीं किया होगा। 23%, मेरा अंदाज सही था, राइट डिस्ट्रीब्यूटेड है, बट ठीक है, फिर भी अच्छा क्वेश्चन था, डिफिकल्ट क्वेश्चन था, आपको समझ में आ गया, बहुत अच्छा है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा टाइम दे दूंगा, डोंट वरी। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, बढ़िया, जिन्होंने आंसर करेक्ट किया मजा आ जाएगा। इन क्वेश्चन से थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा आप लोगों को। अच्छा, पोल तो स्टार्ट ही नहीं किया था मेरे को लगता है मैंने। देखिए, जो बोल रहे हैं ना वाटर वेपर डस्ट पार्टिकल के ऊपर ही होते हैं, बट सारे वाटर वेपर थोड़ी सारे डस्ट पार्टिकल को ले जाते हैं, है ना, कुछ तो नीचे भी आ जाता है ना बेटा। इस क्वेश्चन का जवाब 100% होना चाहिए। दिस मस्ट बी 100% फास्ट। मैं सोच रहा हूं ये पोल इतना धीरे क्यों चल रहा है, जल्दी जल्दी चले। सो मैं पोल रोक रहा हूं। द आंसर हेयर इज सी। क्वाइट गुड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 9, पोल स्टार्ट हो रहा है।
चलिए, अब आप देखते हैं सबसे ज्यादा हमारे एटमॉस्फेयर में क्या है। सर नाइट्रोजन 78%, देन वी हैव ऑक्सीजन 20.8%, देन वी हैव आर्गन 0.93%, देन वी हैव कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%. सो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड. सो पहला आंसर, 9th का आंसर होगा ए. और इसका मतलब है अभी भी कई लोग सी लिख रहे हैं, मतलब मैं सोच के हैरान हूं, अभी भी लोग बी और डी लिख रहे हैं. ऑक्सीजन ज्यादा मान रहे हैं नाइट्रोजन से, और कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा मानने वाला व्यक्ति जो है वो सच में अस्थमा का मरीज होगा, क्योंकि उसको लगता होगा वो जो जो ग्रहण कर रहा है सांस, उसमें वो कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल कर रहा है. शायद ऐसा हो सकता है कि वो दिल्ली से आता हो. चलिए कोई बात नहीं, डन. नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 11. 10th पता नहीं मिस हो गया होगा, कोई बात नहीं. अच्छा 11th आप नहीं कर पाएंगे, 12th बताएं. अच्छा पोल बता दूं. चलिए 12वां नंबर क्वेश्चन. इलेवेंथ का बी भी आ गया एक. सोच समझ के जवाब देना. चलिए देखते हैं क्या है. टाइम इज डन. 1 सेकेंड और ले लो, जब तक मैं थोड़ा टेम्परेचर इसी का सही कर देता हूं. चलिएगा देखते हैं क्या है. इन द मेसोस्फेयर टेम्परेचर इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड. दिस इज रॉन्ग. एल्टीट्यूड इंक्रीज होता है तो टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज होता है मेसोस्फेयर में. कोई दिक्कत नहीं है, तो यह स्टेटमेंट तो गलत है. रेडियो वेव्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम द अर्थ आर रिफ्लेक्टेड बैक टू द अर्थ बाय द आयनोस्फेयर. बिल्कुल सही है. अगर ये अर्थ है, यहां पे आयनोस्फेयर में आयंस होते हैं, तो यहां से जो रेडियो वेव जाती है वो रिफ्लेक्ट होके वापस आ जाती है. ये स्टेटमेंट सही है. बट 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 स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर इनकरेक्ट. इनकरेक्ट पूछा है बच्चों. पहला इनकरेक्ट है, दूसरा करेक्ट है, तो आंसर होगा ए. जिन्होंने बी लिखा होगा उन्होंने इनकरेक्ट नहीं पढ़ा होगा. सो द आंसर हियर इज ए. देख लो, मतलब क्या कर रहे हो तुम, थोड़ा सा पेसअप करो. जो करेक्ट इनकरेक्ट में प्रॉब्लम हो जाती है, क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से पढ़ा करो बच्चा लोग. देन क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन नंबर 13 फास्ट. You have to mention about the question number 13. 13. Yes, जो इनकरेक्ट की बात इनकरेक्ट को करेक्ट पढ़ लिए वो थोड़ा सा उनको दिक्कत है, अदरवाइज बाकी ये बिल्कुल सही है. 13th आसान है, करेक्ट इनकरेक्ट देख के चलिएगा. पैंतालीस सेकंड की जरूरत नहीं है बेटा, बहुत आसान है क्वेश्चन. चलिए नाउ द सोलर रेडिएशन रिसीव्ड बाय द अर्थ इज नोन एज इंसोलेशन. और क्या बोलेंगे, बिल्कुल सही है. द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इंसोलेशन इज रिसीव्ड एट द इक्वेटर. यस, ये भी सही है, करेक्ट पूछा है, तो आंसर होगा बोथ 1 and 2 सी. देखते हैं कितने बच्चों ने सी मार्क किया है. बहुत सही, 84%. बहुत बढ़िया. देन क्वेश्चन नंबर 14, फटाफट. और आगे के आंसर मत दीजिएगा प्लीज, प्लीज, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट.
आगे क्वेश्चंस के आंसर मत दीजिएगा। और भी बच्चे हैं, डेमोक्रेसी के अंदर ये बहुत अच्छा एक नियम है कि सबको प्रॉपर समय मिलना चाहिए, है ना। सबको 30 सेकंड तो मिलने चाहिए, 45 भी नहीं। ठीक है रोहन, जो दो स्टेटमेंट्स होते हैं उनको मैं टाइम ज्यादा देता हूं, जो सिंगल स्टेटमेंट होता है उनका टाइम उतना ही रहेगा। करेक्ट इनकरेक्ट देख के चलना है। चलिएगा देखते हैं। द स्ट्रेटोस्फेयर इज फाउंड बिलो द ट्रोपोस्फेयर, गलत है। स्ट्रेटोस्फेयर तो किसके ऊपर होता है? स्ट्रेटोस्फेयर ऊपर होता है ट्रोपोस्फेयर के, बिल्कुल सही है, ये तो गलत स्टेटमेंट है। इन दिस लेयर टेम्परेचर स्टार्ट डिक्रीजिंग विद, नो, स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर टेम्परेचर इंक्रीज होता है एल्टीट्यूड इंक्रीज होने से, ये मैंने आपको पहले बताया है। सो दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, द आंसर वुड बी डी, क्योंकि करेक्ट पूछा है। सो द आंसर हियर वुड बी डी। बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। थोड़ा दिमाग लगाओगे हो जाएगा। लो जी, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। चलिए, टाइम कम दिखा रहा है। चलो देखते हैं क्या है। सबसे पहला स्टेटमेंट, द थिकनेस ऑफ द ट्रोपोस्फेयर इज ग्रेटर नियर द इक्वेटर कंपेयर टू द पोलर रीजन। यस, ये मैंने आपको लिखवाया था कि जो ये इक्वेटर है, इक्वेटर के पास थिकनेस ज्यादा है, पोल के पास थिकनेस कम है। स्टेटमेंट इज करेक्ट। स्ट्रेटोस्फेयर इज लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, सर बिल्कुल गलत है। स्ट्रेटोस्फेयर में वाटर वेपर होता ही नहीं है। मेसोस्फेयर इज द कोल्डेस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, यस, मेसोस्फेयर कोल्डेस्ट लेयर है। रेडियो वेव्स, ये तो अभी पढ़ा हमने, रिफ्लेक्टेड टू द सरफेस बाय आयनोस्फेयर, यस। सो द आंसर इज हियर सी, क्योंकि पूछा है कितने करेक्ट हैं। अच्छा, वो शायद इसलिए होता है बच्चा, क्योंकि जो ये पोल में स्लाइड डाउन कर देता हूं इसलिए नहीं दिखता है, बट मैं अगर पोल ऊपर रखूंगा तो उसकी वजह से ना आप क्वेश्चन नहीं देख पाएंगे, ये समस्या है। ठीक है, तो मेरे को भी सब चीजों का ध्यान रखना है ना, क्वेश्चन दिखाना ज्यादा जरूरी है पोल से। फिर भी देखो कितने प्यारे बच्चे हैं मेरे, बहुत सारे बच्चों ने आंसर दिया है ना। अच्छा, इसको मैं, ओके, अब मैं समझ गया। आई गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट बच्चा, अब आपको पूरा पोल दिखेगा। मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24, एंड द पोल स्टार्ट्स नाउ।
अब पूरा टाइम मिलेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 24। इससे ज्यादा साइड तो बेटा मैं अब घर ही चला जाता हूं। पढ़ाया है बेटा। बहुत बढ़िया, लोग जवाब दे रहे हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पोल को स्टॉप करते हैं। पोल रुक गया है। यहां पे देखिएगा, व्हाट हैपेंस इज स्पीड ऑफ द विंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। ये मैंने बोला था आपको, जितना ज्यादा दो लोकेशंस के बीच में प्रेशर का डिफरेंस होगा उतनी तेज स्पीड होगी। बहुत बढ़िया। फ्रिक्शन फोर्स ऑन द विंड इज मोर एट द लैंड ऑन द देन ऑन द सी सरफेस। यस सर, पानी के ऊपर हवा चले और लैंड के ऊपर हवा चले, पानी के ऊपर हवा चले और लैंड के ऊपर हवा चले, फर्क होता है। पानी के ऊपर फ्रिक्शन कम होता है। अर्थ के रोटेशन की वजह से विंड की डायरेक्शन चेंज होती है। जी हां सर, क्योंकि इसकी वजह से एक फोर्स आता है जो मैंने आपको बताया था कोरियोलिस फोर्स के नाम से। मैंने आपको किस नाम से बताया था? कोरियोलिस फोर्स के नाम से बताया था। राइट। सो तीनों के तीनों करेक्ट पूछा, तीनों स्टेटमेंट सही है। और पोल जो है वो ये कहता है, ठीक है, मतलब फिर भी सही है, 50% लोगों ने सही किया। 25वां क्वेश्चन, 25वां क्वेश्चन, द पोल स्टार्ट्स नाउ। द क्वेश्चन नंबर 25। अगले क्वेश्चन में बढ़ा देंगे भाई, अगले क्वेश्चन में बढ़ा देंगे। चलिए, पोल हो गया है बंद, डन। अब आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, व्हाट हैपेंस इज कोरियोलिस फोर्स के बारे में पूछा है। आपको पता है कोरियोलिस फोर्स नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में कहां डिफ्लेक्ट करता है? राइट में। और सदर्न हेमिस्फेयर में कहां डिफ्लेक्ट करता है? लेफ्ट में। इक्वेटर पे क्या होता है? जीरो। पोल पे क्या होता है? मैक्सिमम। पोल पे क्या होता है? मैक्सिमम। अब पढ़ते हैं, इस चार इंफॉर्मेशन की सहायता से क्वेश्चन करते हैं। फोर्स डिफ्लेक्ट्स द विंड टू द लेफ्ट डायरेक्शन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, गलत है। डिफ्लेक्ट्स द विंड इन द राइट इन द सदर्न हेमिस्फेयर, गलत है, उल्टा लिखा हुआ है। फोर्स इज मैक्सिमम एट द इक्वेटर एंड इज एब्सेंट एट द पोल, गलत है। तीनों स्टेटमेंट गलत है। पूछा क्या है? करेक्ट आंसर होगा डी। बहुत बढ़िया, आंसर होगा डी। अरे क्यों, ऐसा क्यों भाई? बहुत कम लोगों का सही हुआ है ये। अगले क्वेश्चन को देखता हूं, जो क्वेश्चन मैंने आपसे क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36, पोल स्टार्ट्स नाउ। क्वेश्चन नंबर 36। और एक काम करता हूं, अगले क्वेश्चन में पोल का टाइमिंग बढ़ा दूंगा, अगले क्वेश्चन में बढ़ा दूंगा।
चलिए देखो जी, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड है, बताया कल बहुत अच्छे से। एक्सट्रीम कन्वेक्शनल हीटिंग होती है, पहली कंडीशन ये लिखी थी, बिल्कुल सही है। ट्रोपोपॉज तक जाते हैं, ये भी बोला था, ऊपर जाके टकरा जाते हैं, कुकर का ढक्कन है, याद है मुझे। एवरीडे फिनोमिना इन द इक्वेटोरियल रीजन, यस, ये भी बोला था, इक्वेटर के अंदर होता है। क्लाउड्स आर वेरी टर्बुलेंट, टर्बुलेंट का मतलब होता है बहुत ज्यादा वॉयलेंट होते हैं, विद वेरी हाई वेलोसिटी, यस, ये भी सही है। करेक्ट कितने हैं? चारों करेक्ट है मेरे दोस्तों, और चारों करेक्ट होने के कारण द आंसर वुड बी डी हेयर। यार अभी भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि कम आंसर कर रहे हैं। लो 45 सेकंड कर देता हूं पोल का टाइम, अभी पहले क्वेश्चन देख लेने दो कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39, ये आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 39, हाँ एवरीडे होता है अनीता, इट इज द एवरीडे फिनोमिना देयर, एवरीडे फिनोमिना इज देयर, यस यस यस, ऑलमोस्ट हर दिन होता है। मतलब ऐसा बोला जाता है कि 300 से ज्यादा दिन देखा जाता है, 365 में से, 365 में से 300 से ज्यादा दिन। 39 नंबर क्वेश्चन, सोच के जवाब देना। 39 का थोड़ा ना इसके अंदर ट्विस्ट है। बहुत बढ़िया, कई बच्चे तो इतने सही जवाब दे रहे हैं ना, मजा आ जाएगा। और जो गलती कर रहे हैं वो भी मेरे को समझ में आ रहा है। मतलब बाकी जो सी बोल रहा है वो तो देखो मैं नहीं जवाब दे सकता उन्हें कुछ। द पोल इज स्टॉप्ड नाउ। देखो जी, यहां पे ना दो तीन चीजों को देखना है। पहले तो राउंडेड टॉप है, समझ गया सर, क्यूमुलस होगा, ठीक है। बारिश हो रही है? नहीं, बारिश नहीं हो रही। बारिश हो रही होती तो क्यूमुलोनिम्बस होता, स्ट्रेटस तो हो नहीं सकता, सिरस हो नहीं सकता, रह गया या तो क्यूमुलस या क्यूमुलोनिम्बस। फेयर वेदर है मतलब नो रेनफॉल। नो रेनफॉल का मतलब क्या है? निम्बस वर्ड नहीं है। अगर निम्बस नहीं है तो ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं है, तो आंसर क्या होगा? क्यूमुलस। जिनको क्यूमुलोनिम्बस लग रहा था ना, उनको बस ये पढ़ना है, फेयर वेदर क्लाउड है ये। अभी भी 23 और सी और ए वालों को तो मैं बात ही नहीं कर रहा, नाराज हूं उनसे मैं। अच्छा, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हमने अभी नहीं पढ़े हैं। चलिए, सो दीज वर द मेजर क्वेश्चंस जो कि हमने देखे आज की इस क्लास के अंदर, राइट। चलिए कोई बात नहीं, अगर आपसे गलत हो गया है तो घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप यू आर डूइंग रियली अ ग्रेट जॉब, बट यस प्लीज मेक श्योर आप रिवाइज करें, और रिवाइज करने के बाद ही आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। ऑल्टो क्यूमुलस हो भले ही, बट वो ऑप्शन नहीं है ना बच्चा। 8 आउट ऑफ 12, ओके। 12 क्वेश्चन हमने पढ़े हैं, ठीक है। और आप खुद देखिएगा, इन 12 क्वेश्चन में से कई बच्चे ऐसे हैं जो अच्छे खासे मार्क्स लेके आ रहे हैं, एंड इट इज समथिंग विच इज कमेंडेबल बिकॉज ऑफ देयर हार्ड वर्क ओनली, बस, ठीक है। अगली बार जब हम पोल करेंगे इंडियन ज्योग्राफी में, तब हम आपको 45 सेकंड का वक्त देंगे, ठीक है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। जितना हमने पढ़ाया है उसको दोबारा रिवाइज करेंगे। आप कोई भी क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किया ऐसा नहीं है जो मैंने क्लास में आपको ना बताया हो, ऑलमोस्ट। हाँ ठीक है, एवरीडे वाली जो बात आप बोल रहे थे उसमें मैंने बोला था कि 300 से ज्यादा दिन, मैंने बोला नहीं था ये वैसे, बट हाँ ठीक है, वो एक्चुअली इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट जो होते हैं उसके अंदर बताया जाता है,
but still many of you were able to understand that concept. चलिए, नाउ अब हम बात करते हैं अगले पार्ट की, that we are going to start with is अच्छा, हमने पिछली क्लास के अंदर स्टार्ट किया था ओशियन बॉटम टोपोग्राफी, ओशियन बॉटम टोपोग्राफी, और मैंने आपको एक कहानी बताई थी कि ओशियन के बॉटम के अंदर भी बहुत सारे लैंडफॉर्म्स का एग्जिस्टेंस होता है, राइट? बहुत सारे लैंडफॉर्म्स का एग्जिस्टेंस ओशियन के बॉटम में होता है। इसलिए हम जब इस ओशियन के बॉटम को देखते हैं तो हमें इनके नामों के बारे में जानना पड़ता है। इसमें अब जो मैं बता रहा हूं, कोई खास बड़ा दिमाग नहीं लगाना, यू जस्ट नीड टू रिमेंबर द नेम्स। अगर आप इनके नाम याद रख लेंगे तो भी आप बहुत अच्छे से सारी चीजों को हैंडल कर पाएंगे। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, एक छोटा सा डायग्राम बना रहा हूं, देखिएगा क्या है। मान लीजिए दिस इज द ओशियन हेयर, यहां पे आपको ओशियन का पार्ट दिख रहा है। दिस इज द ओशियन हेयर एंड देन you have here is the ocean. What exactly it is? सर बात यह है कि मान लीजिए ये तो है लैंड, दिस इज लैंड, और इस लैंड पे एक व्यक्ति खड़ा होके चिल कर रहा है, गोवा में खड़ा है, गोवा में, और ये जब पानी को देखता है तब इसको पानी यहां तक दिखाई दे रहा है, यहां तक इसको पानी दिखाई दे रहा है, राइट? यहां तक इसको पानी दिखाई दे रहा है। तो ये पूरा भाग क्या है? समुद्र है। इसके लिए तो ये गोवा वाले बीच पे है, गोवा वाले बीच पे है। अब इसको बोला गया कि भाई साहब कैरेक्टराइज करो कि ओशियन के, समुद्र के अंदर क्या होगा। तो मैं आपको अभी बता रहा हूं, आपने अभी नाम याद रखने हैं। कैसे ये बनते हैं वो हमें नहीं जानना, हमें नहीं जानना, वो मैं बताऊंगा आपको, बट अभी पहले नाम समझते हैं। सबसे पहला जो जोन है, सबसे पहला जो जोन है, जिस जोन के अंदर आपको ये पूरा भाग दिखाई दे रहा है, इस पूरे जोन को हम कॉन्टिनेंटल मार्जिन के नाम से जानते हैं। वी कॉल इट एज कॉन्टिनेंटल मार्जिन। क्या बोलते हैं बच्चे लोग? कॉन्टिनेंटल मार्जिन। मतलब क्या है? ये कॉन्टिनेंट है, ये ओशियन है, कॉन्टिनेंट के मार्जिन पे है ये, इसलिए इसको कॉन्टिनेंटल मार्जिन कहा गया। इसके बाद अगर आप इसको इस तरीके से नहीं समझना चाहते हैं, यहां से मैं आपको इस तरीके से बता देता हूं कि ये जो एरिया है, दिस इज द एरिया हेयर, जिसे हम कॉन्टिनेंटल मार्जिन के नाम से जानते हैं, राइट? सो यहां पे वी हैव अ कॉन्टिनेंटल मार्जिन हेयर। देन अब कॉन्टिनेंटल मार्जिन को फर्दर क्लासिफाई किया जाता है। फर्दर क्लासिफिकेशन ये कहता है कि ये वाला हिस्सा जो कि ये वाला हिस्सा है, इस मार्जिन को हम कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉन्टिनेंटल शेल्फ। बस आप याद रखना है, फिर मैं बताता हूं क्या है ये कहानी। इस मार्जिन को हम कॉन्टिनेंटल स्लोप कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? कॉन्टिनेंटल स्लोप। देन दिस पोर्शन इज टर्म्ड एज abyssal plains. This is termed as abyssal plains, right? abyssal plains. अब ये नाम याद रख लिए। अब मैं आपको एक बात बताता हूं। सबसे पहला जो नाम हमारे सामने है, सर इसे हमने बोला कॉन्टिनेंटल शेल्फ, इसे हमने बोला कॉन्टिनेंटल शेल्फ। देखिए बच्चा लोग, ये जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, ये क्या होता है? नाम क्या है? कॉन्टिनेंट।
फिर शेल्फ, बेसिकली समुद्र का वो एरिया जिसका पानी कॉन्टिनेंट के ऊपर आ गया उसे हम कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहते हैं। यहां बोले एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट टुवर्ड्स ओशियन, मतलब एक ऐसा कॉन्टिनेंट का हिस्सा जो ओशियन की ओर झुका हुआ है उसे हम कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहते हैं। और आप देखिएगा, जब आप इस गोवा वाले बीच से थोड़ा सा अंदर समुद्र की ओर जा रहे हैं तो क्या डेप्थ बहुत अचानक से इंक्रीज हो गई या स्लोली गहराई बढ़ रही है? गहराई बहुत स्लोली बढ़ रही है। सो इस रीजन के अंदर डेप्थ इंक्रीजेस वेरी ग्रेजुअली। यहां पे बहुत ग्रेजुअली ये जो डेप्थ है वो इंक्रीज होती है। ठीक है, दूसरा और तीसरा भाग ये है कि अगर डेप्थ बहुत ग्रेजुअली इंक्रीज हो रही है तो आप एक बात बताओ, इसका स्लोप बहुत ज्यादा है, इसका स्लोप जेंटल है। स्लोप मतलब स्लाइड अगर आप देखोगे यहां पे इतना है, यहां पे ज्यादा है। सो कॉन्टिनेंटल शेल्फ के अंदर जेंटल स्लोप इज ऑब्जर्व्ड, जेंटली स्लोपिंग रीजन है, जेंटली स्लोपिंग रीजन मतलब बहुत ही आराम से गहराई बढ़ रही है, इतना ज्यादा गहरा स्लोप नहीं है। इसके साथ साथ आप यह भी देखो कि क्या इस रीजन में अगर मैं आपको बोलूं यहां पे सनलाइट पेनिट्रेट कर जाएगी, सनलाइट यस पहुंच जाएगी, यहां पे सनलाइट पहुंच जाएगी, बट इस रीजन के अंदर सनलाइट नहीं पहुंच पाएगी। यानी कि इस समुद्र के अंदर अगर आप देखोगे तो 200 मीटर की गहराई पे जाने के बाद आपको अंधकार छा जाएगा, क्योंकि तब सूरज की रोशनी अंदर तक नहीं पहुंच पाती है। सूरज की रोशनी बहुत ही कम एरिया तक इस समुद्र तक पहुंचती है। जिस एरिया तक समुद्र की ये रोशनी पहुंचती है, इस एरिया को हम जहां तक समुद्र की रोशनी पहुंचती है हम फोटिक जोन कहते हैं। कैसा जोन? फोटिक जोन। आप ये बात समझिएगा मेरे प्यारे बच्चों कि जहां पे समुद्र की ये वो एरिया है जहां पे सनलाइट कैन पेनिट्रेट, है ना, ये ऐसा एरिया है जहां पे सनलाइट कैन पेनिट्रेट। यानी कि कौन सा जोन हुआ? फोटिक जोन। फोटिक जोन का मतलब क्या होता है बच्चा? फोटिक जोन का मतलब है जहां पे फोटोसिंथेसिस हो सके। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? फोटोसिंथेसिस वो एक्टिविटी होती है जिसमें सूरज की किरणों की सहायता से प्लांट अपना खाना स्वयं बनाते हैं और उसमें हमेशा सूरज की रोशनी चाहिए। तो इस रीजन के अंदर क्या आपको छोटे छोटे प्लांट्स दिखाई देंगे? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि यहां पे फोटोसिंथेसिस है। क्या यहां पे प्लांट्स दिखाई देंगे? नो, इस रीजन में आपको प्लांट्स दिखाई नहीं देंगे। अगर यहां प्लांट्स होंगे तो क्या यहां पे मछलियां होंगी? यस, यहां पे मछलियां होंगी। मछली को खाने के लिए बड़ी मछली आएगी। यस, तो यहां पे इस रीजन के अंदर वैरायटी ऑफ लाइफ जो है वो कंपैरेटिवली आपको ज्यादा दिखेगी। वैरायटी ऑफ लाइफ जो है वो ज्यादा दिखेगी। इसे हम कहते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ। वी कॉल दिस एज कॉन्टिनेंटल शेल्फ। इतनी सी बात थी। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। नाम याद रखना है, मतलब मैं बीच से चला, धीरे धीरे डूबने लगूंगा। अचानक से नहीं डूबता है आदमी, धीरे धीरे डेप्थ बढ़ती है, धीरे धीरे बढ़ती है। और ये कॉन्टिनेंटल नाम है ना, मतलब कॉन्टिनेंट का वो हिस्सा जो कि समुद्र की ओर एक्सटेंडेड है उसे हम कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहते हैं। ये क्या है सर? इसमें स्लोप बड़ा ही जेंटल है और यहां पे सनलाइट जो है वो पेनिट्रेट कर जाती है, इसलिए इस रीजन में आपको वैरायटी ऑफ लाइफ अच्छी दिखती है। दिस इज व्हाट वी कॉल एज कॉन्टिनेंटल शेल्फ। अगर आपको समझ में आ गया तो प्लीज राइट यस इन द चैट बॉक्स और प्लीज मार्क ए
if you have understood this concept. चलिए, आई होप सबको समझ में आ गया होगा। बहुत बढ़िया, डन। नाउ मूविंग अहेड टू द सेकंड पोर्शन। सेकंड पोर्शन होता है जिसे हम कॉन्टिनेंटल स्लोप कहते हैं। कॉन्टिनेंटल स्लोप का जो ये रीजन है, यहां पे जो डेप्थ है वो सडनली इंक्रीज होती है। डेप्थ जो है सडनली इंक्रीज होती है, सडनली इंक्रीज होती है। और एक बात बताओ, क्या यहां पे मान लो कोई भी एरिया, यहां मिट्टी का डिपोजिशन हो जाएगा। क्यों? देखो एक बात बताओ, पहाड़ पे कभी मिट्टी रुक सकती है या नीचे आ जाएगी? सर आपने खुद ने बताया था लैंडस्लाइड के अंदर जब स्लोप ज्यादा होता है तो मिट्टी जल्दी नीचे आ जाती है। अब यहां पे सेडिमेंट्स का डिपोजिशन हो पाएगा या नीचे आ जाएंगे? सर सारे सेडिमेंट्स नीचे आ जाएंगे। यहां पे आपको सेडिमेंट्स जो हैं, सेडिमेंट्स डिपोजिशन देखने को नहीं मिलेगा। सेडिमेंट्स विल नॉट बी एबल टू डिपॉजिट। सेडिमेंट्स का डिपोजिशन यहां पे नहीं होता है। सेडिमेंट्स का डिपोजिशन यहां पे नहीं होता है। सेडिमेंट्स का डिपोजिशन यहां पे आपको नहीं दिखाई देगा। राइट, चलिए ये भी हो गया, सेडिमेंट्स का डिपोजिशन नहीं है। ये वो एरिया है जहां पे आपको गहरी खाइयां भी दिखती हैं। मतलब जैसे आप है ना पहाड़ देखते हो, ये जो पहाड़ है, पहाड़ के बीच में इस भाग को क्या कहते हैं? सर वैली कहते हैं। ऐसे ही यहां पे भी क्या है, इस तरीके से कुछ वैलीज बनी हुई हैं समुद्र के अंदर। ये समुद्र के अंदर क्या बनी हुई हैं? वैलीज। समुद्र के अंदर क्या बनी है? वैलीज। वैली क्यों बनती है? क्योंकि जो ये सेडिमेंट नीचे की ओर जाते हैं, क्या ये इस सरफेस को इरोड करेंगे? यस, इस सरफेस को इरोड करते करते काटते रहते हैं और यहां पे आपको वैलीज का फॉर्मेशन दिखाई देता है। यू हैव अ वैलीज हेयर। इसको, ये समुद्र के अंदर है इसीलिए उसे हम सबमरीन कहते हैं और इसको एक नाम दिया जाता है जिसे हम सबमरीन कैन्यंस कहते हैं। कैन्यंस का मतलब कुछ नहीं बच्चा, वैलीज होता है। जो बहुत बड़ी वैली होती है उसे हम कैन्यन कहते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं इस तस्वीर को तो मैं आपको दिखाता हूं यहां पे कि सबमरीन कैन्यंस कैसा दिखता है। ये जो एरिया है यहां पे, ये जो आप देख पा रहे हैं, दीज आर दी वैलीज रीजन। ये सारी क्या है? वैली रीजन है। ये वाला पोर्शन कौन सा होगा बेटा? ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ होगा। ये क्या है? कॉन्टिनेंटल स्लोप है। ये क्या है? कॉन्टिनेंटल स्लोप है। बहुत बढ़िया, ये भी समझ में आ गया होगा। तो कॉन्टिनेंटल स्लोप पे जो मिलता है वो भी मैंने आपको बता दिया। इसको हम किस नाम से जानते हैं? वी कॉल इट एज कैन्यन, सबमरीन कैन्यन। इसके बाद आ जाइए अगला भाग। अगले भाग पे मेरे दोस्तों आपको क्या दिखाई देगा? ये जो बहुत गहरी खाई है, गहरी खाई, आपने मैरियाना ट्रेंच का नाम सुना होगा, इसे हम ट्रेंच कहते हैं। बहुत गहरी जो खाई है उसे हम ट्रेंच कहते हैं। वैली और खाई में फर्क होता है ना? वैली तो एक ऐसा स्लोपी रीजन था, वहां पे बनी है। खाई अंदर की ओर बनी है, ठीक है। और इस रीजन के अंदर आपको क्या होगा? कुछ पहाड़ दिखाई देंगे। ये पहाड़ दिखाई देंगे। ये जो पहाड़ होंगे इन्हें क्या बोला जाता है? इन्हें बोला जाता है समुद्र के माउंट, सी माउंट्स। और सर अगर ये सी माउंट्स ऊपर से फ्लैट हो जाए, जैसे धरती पे जिन्हें हम प्लेटू कहते हैं ना, प्लेटू का मतलब क्या होता है? पठार। पठार का मतलब क्या? उसका टॉप क्या होता है? फ्लैट होता है। ऐसे ही अगर इसका टॉप फ्लैट हो जाए तो इसे बोला जाता है गुयोट। इसे क्या बोलते हैं? गुयोट्स। ये प्लेटू टाइप होता है। बस आप गुयोट्स को याद रखना है, प्लेटू याद रखेंगे। पठारी भाग है, ऊपर का हिस्सा टूटा हुआ है, उसे गुयोट्स कहते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसे माउंट्स होते हैं जो कि बाहर की ओर आ जाते हैं समुद्र से। ये समुद्र के बाहर आ गया,
इसे हम क्या कहते हैं बच्चा? इसे हम आइलैंड्स कहते हैं। सो वी हैव आइलैंड्स, वी हैव सी माउंट्स, वी हैव गुयोट्स एंड वी हैव ट्रेंचेस। ये कहां पे मिलेंगे सारे? अबाइसल प्लेन पे मिलेंगे। डन? प्लीज डू लेट मी नो। समझ में आ रहा है ना सबको? इससे खूबसूरत डायग्राम बना ही नहीं सकता था। टेल मी इफ यू हैव अंडरस्टूड दिस। आपको इनके नाम याद करने, इसमें समझना तो कुछ है ही नहीं और समझाने वाला पार्ट भी नहीं है कुछ, और क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। साथ साथ डायग्राम बना लो, बस ये डायग्राम सेल्फ सफिशिएंट है सब कुछ। और ये जो सी माउंट्स बने हैं, सी माउंट्स बने हैं, ये रिजल्ट हैं, रिजल्ट ऑफ वोल्केनो इनसाइड द ओशियन। रिजल्ट ऑफ वोल्केनो इनसाइड द ओशियन। हां भाई, अलग ही दुनिया है। नहीं बेटा, यहां तक सनरेज नहीं पहुंचती है, ऊपर ही, बहुत ऊपर ही खत्म हो जाती है। इसलिए ये वाला जो रीजन है, ये वाला जो रीजन है, मैं लिख देता हूं मेरे प्यारे बच्चे, अच्छा सवाल पूछा है तूने। ये वाला जो रीजन है इसे हम एफोटिक जोन कहते हैं। एफोटिक जोन, एफोटिक का मतलब है यहां पे सनलाइट नहीं पहुंचती है, राइट। फोटिक जोन का बच्चा मतलब होता है कि जहां तक सनलाइट पहुंच जाती है। यहां पे भी स्लोप में भी ना डिपेंड करता है अलग अलग जगहों पे, बट लार्जली स्लोप पे भी सनलाइट का पहुंचना मुश्किल होता है, ठीक है। वोल्केनो में पानी जाता है, फटते हैं जब, ठीक है। ये हो गया पहला टॉपिक कंप्लीट, जिसे हम ओशियन बॉटम टोपोग्राफी कहते हैं। कॉन्टिनेंटल शेल्फ सबसे इंपॉर्टेंट यही है, इसीलिए इसके बारे में ज्यादा जानकारी लिखी। उससे कम इंपॉर्टेंट ये है, इसलिए इसके बारे में लिखी। उसके बाद तो सिर्फ क्या है, ये सारे के सारे फीचर्स हैं जो हमने बता दिया। सबमरीन का मतलब होता है पानी के अंदर, ठीक है। चलिए, बिल्कुल सही बात है। जो फिश वगैरह है ना, वो यहां इकट्ठे हो जाते हैं और फिर दब जाते हैं, तो हमें फिर उसको किस रूप में मिलते हैं? वो हमें मिलते हैं सर, आपने ओशियन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट बताया था, माइन करके, ड्रिल करके हम उन फिर तेल निकालते जब, ठीक है। चलिए, नाउ मूविंग अहेड, अब आते हैं हम सेकंड टॉपिक के ऊपर, टॉपिक नंबर 2 ऑफ द डे। वी कॉल इट एज ओशियनिक टाइड्स। वी कॉल इट एज ओशियनिक टाइड्स। बहुत गौर से दिमाग लगा के समझना मेरी बात को कि मैं क्या बोल रहा हूं। टाइड्स का मतलब क्या होता है, पहले तो इसकी डेफिनेशन लिखो। राइज एंड फॉल ऑफ ओशियनिक वाटर, राइज एंड फॉल ऑफ ओशियनिक वाटर अंडर द impact of ग्रेविटेशन, अंडर दी, ऐसा ऐसा लिखो, रुक जाओ, अंडर दी ग्रेविटेशनल इंपैक्ट लिख लो, अंडर दी ग्रेविटेशनल इंपैक्ट ऑफ सन, मून एंड अर्थ। ये अभी मैं समझाता हूं क्या है, साथ साथ पहले लिख लो बच्चा लोग। राइज एंड फॉल ऑफ ओशियनिक वाटर अंडर द इंपैक्ट ऑफ, बेटा जो नोट्स मैं बनवा रहा हूं वो ऐसे ही बनते हैं भाई, हर आदमी का अपना पढ़ाने का तरीका होता है। आप मुझे मत बताओ कि क्या करना है, आप क्लास को दोबारा देख के जो जो मैं बातें बोलता हूं हर चीज लिखते रहो, नोट्स बन जाएंगे, है ना। 5वीं क्लास में भी नहीं पूछा था मैंने ये सवाल अपने मास्टर से कि नोट्स बनवा दो, है ना।
पेपर पास करना, तब आप प्रधानमंत्री आपको बोलेंगे आप सेक्रेटरी हो, चलो लिखो सारी चीजें, तो बोलोगे नहीं सर प्लीज पहले नोट्स अच्छे से बनवा दो फिर काम करेंगे। ऐसे थोड़े ना होता, खुद दिमाग भी लगाना पड़ता है थोड़ा। राइज एंड फॉल ऑफ ओशियनिक वाटर अंडर द ग्रेविटेशनल इम्पैक्ट ऑफ सन मून एंड अर्थ, इसे हम ओशियनिक टाइड्स कहते हैं। समझते हैं क्या है ये। सर अगेन वी आर टेकिंग द सेम सिनेरियो, दिस इज ओशियन, यहां पे आपके पास ओशियन है एंड हेयर वी हैव द ओशियनिक वाटर। ओशियनिक वाटर, जब भी आप बीच पे जाते हैं तब क्या होता है, बीच पे जाते हैं तब क्या होता है बच्चा लोग, सबसे पहले तो एक चीज बताता हूं। बीच पे जब आप जाएंगे तो पानी का लेवल राइज होता है। मैं यहां पे खड़ा हूं, एक व्यक्ति है जो यहां पे खड़ा है, ये देखेगा पानी अभी बहुत दूर है इससे। बट शाम के समय क्या हुआ, शाम के समय क्या हुआ, इस पानी का लेवल राइज हो गया, इस पानी का लेवल यहां तक आ गया। बिल्कुल ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। ये मैक्सिमम वो लेवल था जहां तक पानी पहुंचा। अब इस पर्टिकुलर पोजीशन को क्या बोला जाएगा, सर पानी का लेवल राइज हुआ है। तो जब ये राइज हुआ है, जब ये राइज हुआ है तो इस पोजीशन को हम सर हाई टाइड बोलते हैं। वी कॉल दिस एज हाई टाइड। और ये जो लाइन है जहां तक पानी पहुंचा, इसे हम हाई टाइड लाइन कहते हैं। मतलब यह है कि जब समुद्र का पानी आपकी ओर बढ़ने लगा है, ऊपर की ओर आने लगा है, जब वो पहुंच गया मैक्सिमम जहां तक पहुंच गया, उस लाइन को हमने क्या पहुंच बोला, हाई टाइड लाइन। मैक्सिमम राइज इन लेवल, मैक्सिमम राइज इन लेवल जो है वो हाई टाइड लाइन पे है, मतलब इससे और आगे नहीं आएगा। फिर रात के बाद दिन हुआ, सर अब क्या हुआ, पानी वापस पीछे की ओर जाने लगा और यहां तक पहुंच गया, और यहां तक पहुंच गया, यहां तक पहुंच गया। अब आप अंदर जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसे हम क्या बोलते हैं सर, लो टाइड लाइन बोलते हैं। एलटीएल का मतलब लो टाइड लाइन। सो यहां पे आप एक बात समझिएगा, राइज एंड फॉल। राइज का मतलब आपने बचपन में ज्वार भाटा सुना होगा। राइज और फॉल का मतलब क्या होता है कि पानी का लेवल ऊपर की ओर आना, पानी का लेवल पीछे की ओर जाना। ये जो प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को हम ओशन की टाइड कहते हैं। कल भी मैंने आप सब लोगों से एक बात बोली थी कि अगर आपने शिद्दत मूवी देखी है तो उसमें इसलिए मर जाता है व्यक्ति क्योंकि प्यार में तो होता ही है, बट उसके साथ साथ जब ओशियन का पानी का मूवमेंट देखेंगे तो ये बड़ा ही डायनामिक है। बड़ा मुश्किल हो जाता है ओशियन के पानी को हैंडल करना, ओशियन के पानी को संभालना। सो यहां पे हाई टाइड और लो टाइड दोनों हमने देख लिए। इसके बाद क्या है, इसके बाद क्या है उसको समझते हैं। व्हाट एग्जैक्टली इट इज, जस्ट लेट मी नो। ठीक है, मैं बताता हूं आपको क्या होता है। ये जो जोन है, जब पानी, बहुत गौर से सुनना, जब पानी ऊपर की ओर आ रहा है, व्हेन दिस वाटर इज मूविंग अप, ऊपर की ओर आ रहा है, इसे बोलते हैं फ्लो। और जब पानी नीचे की ओर जा रहा है, जब पानी पीछे की ओर जा रहा है, इसे बोलते हैं एब। राइट, एब मीन्स फॉल ऑफ वाटर, फ्लो मीन्स राइज ऑफ वाटर। राइट, चलिए फ्लो बोलते हैं, कभी फ्लड भी बोल देते हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग चीजें, आप फ्लो लिख लो या फ्लड, जो भी आए आप समझ जाइएगा। देन सर इन दोनों के बीच के जोन को क्या बोला जाता है, सर इन दोनों के बीच के जोन को बोला जाता है इंटर टाइडल जोन। इनको क्या बोला जाता है, इंटर टाइडल जोन। ठीक है सर, समझ में आ गया। सो नाउ एब, फ्लो, फ्लो, एब, इंटर टाइडल जोन, हाई टाइड लाइन, लो टाइड लाइन। यहां तक सबको समझ में आ गया, प्लीज डू लेट मी नो। हाँ हाँ हाँ, एबाइसल प्लेन को डीप सी प्लेन भी बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
चलिए, बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़े और देखते क्या है ये कहानी। अब आपको ये बताना है कि इसका रीजन क्या है। सबसे पहले तो रीजन क्या है? रीजन होता है ग्रेविटेशनल इंपैक्ट। रीजन है मेजर फोर्सेस। रीजन है मेजर फोर्सेस। रीजन है मेजर फोर्सेस। अब सर ये फोर्सेस कौन कौन से हैं उसको बता दीजिए। सर सबसे पहला तो ग्रेविटेशनल ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ, अभी मैं पूरा बताऊंगा कैसे होता है ये। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून, अर्थ एंड सन। दूसरा, आप ये भी देखो कि अर्थ रोटेट कर रही है। जब भी आप गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी चलाते 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 आप राउंड अबाउट पे मुड़ते गाड़ी राइट में मुड़ती है तो आपके शरीर बाहर की ओर आता है। अब रोटेशन ऑफ अर्थ जो है ये भी रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि इस रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से एक फोर्स जन्म लेता है जिसे हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के नाम से जानते हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, राइट। इसके बारे में मैंने आपको इसके बारे में मैंने आपको पहले भी समझाया था जब हम एल्फ्रेड वेगनर की थ्योरी पढ़ रहे थे। तब भी मैंने बोला था कि ग्रेविटेशनल जो ये अर्थ का रोटेशन होता है, उस रोटेशन की वजह से जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है उनका डेवलपमेंट होता हुआ आपको दिखाई देगा, जो कि बाहर की तरफ लगता है। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है ये क्या लगेगा? आउटवर्ड लगेगा। क्या लगेगा? आउटवर्ड लगेगा। इन तीनों फोर्सेस के कॉम्बिनेशन से क्या आती हैं? टाइड्स आती हैं। इनके कॉम्बिनेशन से वी रिसीव व्हाट? द टाइड्स। अब मैं आपको समझाता हूं टाइड्स कैसे आती हैं। सबसे पहला, अच्छा ये लिख लो फटाफट पहले तो, गिविंग यू 10 सेकेंड्स। डन। मूविंग अहेड। अब देखते हैं एग्जाम्पल्स। देखिएगा एग्जाम्पल्स। मान लीजिए यहां पे वी हैव अर्थ, ये है मेरी प्यारी धरती, राइट। और इस अर्थ के चारों ओर है क्या? मान लीजिए मैंने हाइपोथेटिकल माना है, यहां पे आपको दिखा पानी का प्रेजेंस। ये क्या है? चारों ओर इस धरती पे पानी है, ठीक है सर। यहां पे है प्यारा चंद्रमा, यहां पे वी हैव इस मून। अब एक बात का जवाब देना बड़े प्यार से, क्या मून अर्थ को अपनी ओर खींचेगा? बिल्कुल सही बात है सर, ग्रेविटेशनल इंपैक्ट लगेगा मून का। और आप ये जानते हैं ग्रेविटेशनल इंपैक्ट ऑफ मून, ग्रेविटेशनल, ये आप नहीं जानते हैं तो नोट कीजिएगा, ग्रेविटेशनल इंपैक्ट ऑफ मून इज मोर देन ऑफ sun because moon is closer to earth। मून जो है वो इस धरती के क्लोज है। मून इज क्लोजर टू अर्थ, दैट्स वाई वी सी दिस एज वन ग्रेविटेशनल इंपैक्ट, ठीक है। और अगर ग्रेविटेशनल इंपैक्ट लगेगा तो क्या ये पानी को अपनी ओर खींचेगा? सर बिल्कुल सही बात है, यहां पे पानी तो इस तरीके से आगे बढ़ गया। यहां पे पानी किस तरीके से आगे बढ़ गया? इस तरीके से। किसकी ओर बढ़ गया? किसकी ओर बढ़ गया? मून की ओर। तो इस जगह पे पॉइंट नंबर ए पे वी विल सी राइज ऑफ वाटर। अगर ए पे पानी का राइज है, ए पे पानी का राइज है, तो यहां पे कौन सी टाइड होगी? हाई टाइड होगी या लो टाइड होगी? फटाफट जवाब देना, हाई टाइड और लो टाइड।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, हाई टाइड होगी। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, पानी तो टोटल दुनिया में उतना ही है। अगर यहां पे पानी का लेवल बढ़ा, खुद सोचो, मैंने बाल्टी में यहां से पानी ऊपर खींच लिया तो यहां का पानी क्या आएगा, नीचे की ओर आएगा। बिल्कुल सही बात है सर, यहां का पानी तो नीचे की ओर आ गया। तो सर ये पॉइंट नंबर बी है। यहां पे कौन सी टाइड आ गई सर, यहां पे आ गई लो टाइड। यहां पे कौन सी टाइड आ गई, लो टाइड आ गई। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। फिर एक बात यह भी है कि सर जो हमारी ये धरती है, अर्थ जो है रोटेट कर रही है, तो यहां पे इंपैक्ट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, impact of centrifugal force will also be there. Centrifugal force is also present. और अगर आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स देखोगे तो वो कहां की ओर लगता है सर, बाहर की ओर। तो अगर ग्रेविटी इधर लग रही है, ये बाहर की ओर लगेगा, तो क्या सर आपको इस जगह पे समुद्र के पानी में बाहर की ओर फोर्स की वजह से, ये पॉइंट नंबर सी है, यहां पे बाहर की ओर नहीं जाएगा पानी, इधर इतना उतना ही इधर, जितना पानी, जितना फोर्स इसने इधर खींचने में लगाया उतना ही बाहर की ओर लग जाएगा। तो ये वाला जो फोर्स है, इस पॉइंट पे अगर हम बात करें तो आपको कौन सा फोर्स दिख रहा है सर, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि यहां पे भी क्या आएगी, हाई टाइड आएगी। और इसका पानी अगर ऊपर आया है तो यहां का पानी कहां गया होगा सर, यहां का पानी नीचे गया होगा। और पॉइंट नंबर डी पे क्या आएगी, लो टाइड। ए पे क्या है, हाई टाइड। ए पे क्या है, हाई टाइड। बी पे क्या है, लो टाइड। सी पे क्या है, हाई टाइड। डी पे क्या है, लो टाइड। बस इतना याद रखना है, अगर चंद्रमा ने इसको जितना खींचा है उतना ही धरती बाहर की ओर पानी फेंक रही है। तो अगर इधर हाई टाइड बन रही है तो इसके ऑपोजिट भी क्या बनेगी, हाई टाइड बनेगी। और इन दोनों जगहों पे क्या बन जाएगी, लो टाइड बन जाएगी। प्लीज टेल मी, क्योंकि अगर आप इस जगह पे देखेंगे, यू विल सी फॉल इन वाटर लेवल, राइट। यहां पे वी विल हैव फॉल इन वाटर लेवल, क्योंकि यहां का जो पानी था कहीं और जाके ऊपर उठ गया। बताओ समझ में आया। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब क्या हुआ, एक चीज याद करवा रहा हूं, आगे समझाऊंगा भी लेटर ऑन स्टेज में। देखिएगा, टाइम बिटवीन, अच्छा एक काम करते हैं, इन 24 hours and 52 minutes, 52 minutes, two high tides and two low tides, come at one place, देखते हैं सर ये क्या लैंग्वेज है, इसको आप समझाइए, हम समझ नहीं पा रहे हैं। मैंने बोला हम आए इसीलिए हैं, समझा के जाएंगे, लिखा है तो। मान लीजिए शाम के 6 बजे हैं, 6 PM, इसको ऐसे इस पूरे उसको नहीं खराब करते। पॉइंट नंबर ए पे देखिएगा, शाम के 6 बजे हैं। पहली तो एक काम करो, टोटल कितने हिस्से हैं, टोटल कितने हिस्से हैं, तो टोटल 4 हिस्से हैं। कितना वक्त है टोटल से, 24 hours 52 minutes। तो ए से बी के बीच का, इसको हम ना 24 hours and 52 minutes,
इसको ना 4 हिस्सों से डिवाइड कर दो, 1 2 3 4। ठीक है सर, 4 से डिवाइड किया तो बना सर 6 आवर्स एंड 13 मिनट्स। 6 आवर्स एंड 13 मिनट्स। तो यहां पे अब आप जवाब देना। मैंने बोला इन ए को बी तक पहुंचने में कितना समय लगता है सर? 6 आवर्स एंड 13 मिनट्स। बी को सी तक पहुंचने में कितना समय लगता है सर? 6 आवर्स 13 मिनट्स। सी को डी तक पहुंचने में कितना मिनट लगता है सर? 6 आवर्स 13 मिनट्स। एंड डी को ए तक पहुंचने में कितना मिनट लगता है सर? 6 आवर्स और 13 मिनट्स। ये बस मैंने वैसे ही बताया, सी सेट का सवाल है सीधा, मैंने आपको ये इंफॉर्मेशन दे दी। अब एक बात बताओ, ए के ऊपर अब जो जवाब दे देगा मजा आ जाए। पहले मैं बता देता हूं, एक क्वेश्चन करके बता देता हूं, फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछूंगा। पॉइंट नंबर ए को देखता हूं। इफ यहां पे हाई टाइड आई शाम को 6 बजे, शाम को 6 बजे हाई टाइड आई, तो इस पॉइंट ए पे लो टाइड कब आएगी? सर लो टाइड आने के लिए इसको 6 घंटे 13 मिनट ट्रेवल करना पड़ेगा। तो सर रात को 12:13 पे ये आ गई। ठीक है सर, उसके बाद वापस ए पे हाई टाइड कब आएगी? सर वापस आएगी, इस पे फिर 6 घंटे 13 मिनट ट्रेवल करना पड़ेगा, 6:26 सुबह। फिर दोपहर में वापस पहुंचेगा तो लो टाइड के लिए, फिर वापस लो टाइड कब आएगी? सर 12:39 पे दोपहर में आएगी। फिर अगली हाई टाइड कब आएगी? 6 घंटे बाद आएगी। तो दैट इज हाउ द टाइम ऑफ द हाई टाइड एंड लो टाइड इज कैलकुलेटेड। आप जब समुद्री इलाकों में जाएंगे तब आपको शाम के वक्त जनरली एक वार्निंग इशू कर दी जाएगी, चलो 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 कोस्ट खाली करो, क्योंकि अब समुद्र का लेवल बढ़ने वाला है। अब आप मुझे जवाब देंगे, अब आप मुझे जवाब देंगे। नाउ यू आर गोइंग टू टेल मी द क्वेश्चन हियर इज, इफ एट पॉइंट ए हाई टाइड कम्स at 7 p.m. then next high tide का टाइम क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 1:13, ऑप्शन नंबर बी 7:26, ऑप्शन नंबर सी 1:39, या ऑप्शन नंबर डी 8:52। टेल मी। अब आपका टाइम शुरू होता है। अब सोच समझ के जवाब देना, अगर ये समझ में आ गया मजा आ जाएगा। चलिए आंसर है इसका बी। 50% लोग अभी पहुंच पाए हैं। ठीक है, मतलब आपको यह देखना है कि जब यहां पे दो हाई टाइड के बीच का टाइम कितना है? दो हाई टाइड के बीच का टाइम होता है सर 12 घंटे और 26 मिनट। तो अगर पहली हाई टाइड शाम को 7 बजे आई है तो 12 घंटे मतलब सुबह के 7 तो बज गए, फिर 26 मिनट एक्स्ट्रा दे दो, हो गई 26 मिनट पे। तो कितना ही मुश्किल है ये आंसर करना। सो द करेक्ट आंसर हियर वुड बी बी।
सोचो, समझो, देन आंसर मी। दिस इज द आइडिया ऑफ हाई टाइड एंड लो टाइड। अब आपने टाइम निकालना सीख लिया। जनरली 52 मिनट मतलब इतना परफेक्ट नहीं, कहीं 50 लिखा होगा, कहीं 48 लिखा होगा। मैंने 52 इसलिए लिया है, 52 इसलिए लिया है क्योंकि इसको मैं 13-13 के 4 हिस्सों में डिवाइड कर देता हूं, उससे आसानी हो जाती है समझने में। बस, डन। आई होप सबको समझ में आ गया ये। प्लीज लेट मी नो। देख रहे हो अब तुमने क्या कैलकुलेट करना सीखा है। अब आप बीच पे जाओगे ना तो अपने आप पता लग जाएगा कि कब हाई टाइड आनी है, कब लो टाइड आनी है। ठीक है, चलिए नाउ मूविंग अहेड। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ टाइड पे। अब हम आते हैं अगला जो हमारा पार्ट है जिसे हम कहते हैं टाइप्स ऑफ टाइड्स। सबसे पहले तो बेस्ड ऑन ड्यूरेशन, based on duration, please make sure you are understanding these concepts. Based on duration, देखिएगा पहले तरीके की जो टाइड्स हैं उन्हें हम कहते हैं डाययूरिनल टाइड्स, देन वी हैव सेमी डायर्नल टाइड्स। What does it mean? If at any place, इसकी तो सीधी डेफिनेशन याद रखनी है। If at any place, if at any place two tides come in 24 hours, या ऐसे लिखना, one high tide and one low tide is observed. One low tide is observed. Right? Semi diurnal tide का मतलब क्या है? If at any place two high tides and two low tides are two high tides and two low tides are observed in 24 hours. In 24 hours, which we call as semi-diurnal tides. Which we call as semi-diurnal tides. हो गया diurnal tides and semi-diurnal tides. डन है। इसके साथ साथ आपको एक और चीज बताता हूं। टाइड्स का एक और क्लासिफिकेशन होता है। टाइप्स ऑफ टाइड्स में एक और तरीके से इसे क्लासिफाई किया जाता है जिसे हम जानते हैं स्प्रिंग टाइड्स और नीप टाइड्स के रूप में। अब ये सर क्या बला है ये भी बता दो। स्प्रिंग टाइड्स और नीप टाइड्स के रूप में देखिए क्या है, मैं आपको बताता हूं, बहुत गौर से समझिएगा। बहुत इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है, एक ही बार बताऊंगा, दिमाग लगाना। ये है मेरा सन, ठीक है, इसे हम कहते हैं सन। सन के चारों ओर चक्कर कौन लगाता है? सन के चारों ओर चक्कर लगाता है सर हमारी पृथ्वी। थोड़ा ना इसको ऐसे करते हैं, इधर कर देते हैं और इसको हटा देते हैं, इसको यहां पे रखते हैं। चलिए, यह है हमारा सन। सन के चारों ओर चक्कर लगाने वाली है हमारी धरती, अर्थ। अर्थ जो है वो सन के चारों ओर चक्कर लगाती है। ये हमें बचपन से सिखाया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। बट बचपन, सामान्य बचपन में एक और चीज भी सिखाई गई
कि अर्थ के चारों ओर भी एक आदमी चक्कर लगाता है। वो कौन है मेरे दोस्तों? वो है हमारा चंद्रमा। वो है हमारा चंद्रमा। तो चंद्रमा को अगर मैं देखूं तो चंद्रमा आपको यहां दिखाई देगा, ठीक है। यहां पे आ गया मून, यहां पे है अर्थ। तो ये कौन सी सिचुएशन है सर? पहले तो मैं समझा रहा हूं, सन, मून और अर्थ तीनों एक स्ट्रेट लाइन में हैं। when sun, moon and earth are in same line, ऐसी सिचुएशन हो सकती है? परफेक्टली यस। जवाब देना, क्या यह समझ में आया कि आपको ऐसी सिचुएशन हो सकती है? यस और नो? सोलर इक्लिप्स नहीं है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। राइट। सो ऐसी सिचुएशन को हम कहते हैं सिजिगी। ऐसी सिचुएशन को हम क्या कहते हैं? सिजिगी। सेम लाइन, इस सिचुएशन को क्या बोला जाता है? सिजिगी। बहुत बढ़िया, ये याद रखना। सिजिगी का मतलब सन, मून और अर्थ तीनों स्ट्रेट लाइन में हैं, ठीक है। एक्लिप्स विक्लिप्स बाद में देखेंगे। अब आप देखो, आपसे कोई पूछे पूर्णिमा और अमावस्या कब होती है, तब क्या होता है? मेरी बात समझना। अर्थ पे खड़ा हर व्यक्ति मून का सिर्फ एक ही हिस्सा देख पाता है। मून का हम सिर्फ एक ही पार्ट देख पाते हैं अर्थ से, राइट। अब एक बात बताओ, अगर मून का यही वाला हिस्सा देख पाते हैं और मैं यहां पे खड़ा हूं, ठीक है, अब मुझे देखना है चंद्रमा को। एक बात बताना, मेरी बात बताना कि अगर मैं बोलूं कि सूरज की रोशनी जो है वो यहां से पड़ी, यहां से पड़ी, यहां से पड़ी, मून पे पड़ी, तो मून के इस भाग में तो दिन है, इस भाग में रात है। और अगर रात है तो क्या मुझे धरती से चंद्रमा दिखेगा? यस और नो? टेल मी, क्या मुझे धरती से चंद्रमा दिखेगा कि नहीं? क्या मुझे धरती से चंद्रमा दिखेगा? रात है भाई, धरती से चंद्रमा नहीं दिखेगा। मतलब ये कौन सा है? नो। ऐसे दिमाग लगाया जाता है, रट्टा नहीं मारा जाता भाइयों। और अगर ये नहीं दिखेगा तो ये कौन सी सिचुएशन है? अमावस्या की सिचुएशन है, राइट। और इस सिचुएशन के अंदर आप समझिएगा, इसे हम क्या बोलते हैं? न्यू मून। क्या बोलते हैं? न्यू मून, ठीक है। अब एक बात समझना, यही चंद्रमा घूमते घूमते, दिस इज सिचुएशन नंबर 1, सिचुएशन नंबर 1, यही चंद्रमा घूमते 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 यहां पहुंच गया, वापस स्ट्रेट लाइन में इधर आ गया, ठीक है। अब एक बात बताओ, मून का ये वाला हिस्सा जो मुझे धरती से दिखना है, सूरज की रोशनी यहां पड़ेगी, यहां पड़ेगी, और सूरज की रोशनी यहां पड़ेगी, तो क्या मून के इस हिस्से में दिन होगा? यस, मून के हिस्से में दिन होगा। यहां वाला रात होगी। मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे तो धरती पे यहां खड़े होके क्या दिख रहा है? ये वाला हिस्सा। तो ये वाली सिचुएशन क्या है बच्चा? सर ये वाली सिचुएशन है फुल मून, पूर्णिमा की दिन है भाइयों। तो ठीक है। अब एक बात समझो, क्या होता है, सन, मून और अर्थ लाइन में तो होते हैं, बट इनके ना एक्सिस अलग अलग हैं, रोटेशन का एक्सिस अलग अलग होता है। जिस दिन वो भी अलाइन हो जाता है ना, आपको इतना दिमाग नहीं लगाना, रोटेशन बस इतना समझो, जिस एक्सिस पे ये घूम रहे हैं वो भी ऐसे होता है,
बट अगर वो सेम हो गया ना, तब उस दिन चंद्र ग्रहण लग जाता है। ठीक है, तो ये आप समझिए। क्या मैं यहां पे अब लिख सकता हूं कि सन मून अर्थ, अगर ये सिचुएशन है तो दिस इज इक्वल टू न्यू मून। फटाफट यस और नो बोलिएगा। सन मून अर्थ, दिस इज द न्यू मून, एंड सन अर्थ और मून, दिस इज द फुल मून सिचुएशन। राइट, दिस इज द आइडिया। बहुत बढ़िया, ग्रेट। मूविंग अहेड माय डियर फ्रेंड्स, अब जो हम करने वाले हैं उसको समझते हैं। तो मैंने क्या बोला, मैंने तो एक सिंपल सी सिचुएशन ली। आई हैव सन हेयर, आई हैव मून हेयर, थोड़ा छोटा कर देते हैं, चलिए, मून हेयर, एंड आई हैव हेयर अर्थ। यहां पे हमने लिख ली अर्थ। एक बात बताओ, अर्थ के चारों ओर, अब बहुत गौर से समझना, 1 मिनट पेन डाउन करके, कुछ नहीं, चैट बंद है, एकदम ध्यान से समझना क्या हो रहा है। यहां पे है पानी, ठीक है। देखिएगा दोस्तों, अगर यहां पे आपको क्या हो रहा है ये, दिस इज व्हाट वी, और रे दादा रे दादा, यस, ये है पानी। ठीक है, अब एक बात बताना, एंड दिस वी हैव हियर इज द अर्थ। अब एक बात बताओ, सबसे पहले बहुत गौर से समझना, ये जो मून है, ये मून अपना ग्रेविटेशनल इंपैक्ट लगाएगा GM। उसकी वजह से क्या ये पानी थोड़ा सा ऊपर की ओर आएगा? हां सर, थोड़ा सा ऊपर की ओर आया। ये पानी थोड़ा सा सर ऊपर की ओर आया, क्यों? ग्रेविटेशनल इंपैक्ट ऑफ मून की वजह से। अभी तक पिछले केस में सर हमने सूरज को तो नजरअंदाज कर दिया, क्या सूरज भी इस पानी को अपनी ओर खींचेगा? GM का मतलब है ग्रेविटी ऑफ मून, GS का मतलब है ग्रेविटी ऑफ सन। अगर यह भी अपनी ओर खींचेगा तो क्या मैं कह सकता हूं पानी थोड़ा सा और ऊपर आ जाएगा? बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों, ये जो A पॉइंट है, इस A पॉइंट पे जो हाई टाइड होगी वो रिलेटिवली बहुत ज्यादा होगी, रिलेटिवली बहुत ज्यादा होगी। और ये सारा पानी यहां कहां से रहा है सर? सारा पानी यहां से आ रहा है। तो पॉइंट नंबर B पे जो लो टाइड है वो बहुत ही लोअर होगी। यस और नो, फटाफट जवाब देना। कितना खूबसूरत सा आइडिया है। पिछली बार हमने सन को काउंट नहीं किया था। अर्थ सनलाइट को ब्लॉक इसलिए नहीं करता है बेटा, क्योंकि अर्थ जो है ना, उसका एक्सिस अलग है। अरे समझ में आया? और यहां पे जितना ज्यादा, अब फोर्स पहले से क्या है, ज्यादा है, तो उतना ही ज्यादा यहां की ओर भी लगेगा। तो पॉइंट नंबर C पे भी बहुत ज्यादा हाई टाइड आ जाएगी, और पॉइंट नंबर D पे भी बहुत ज्यादा लो टाइड आ जाएगी। तो क्या मैं कह सकता हूं, बहुत बढ़िया, क्या मैं कह सकता हूं दिस इज द पोजीशन ऑफ स्प्रिंग टाइड? ये जो पोजीशन है मेरे बच्चों, इसे हम स्प्रिंग टाइड कहते हैं। इस केस के अंदर दिमाग लगा के जवाब देना। स्प्रिंग टाइड, ये जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन में हाई टाइड जो है, हाई टाइड इज
higher than the normal tide. इसीलिए बोलो, एक बात बताओ, क्या मैं कह सकता हूं पूर्णिमा वाले दिन समुद्र का पानी उफान पे होगा? जवाब दो मेरे दोस्तों, पूर्णिमा वाले दिन समुद्र का पानी उफान पे होगा? यहां पे सी पे क्यों हाई है? यहां पे बैलेंस करेगा कौन? जितना फोर्स इधर लगा है उतना ही तो यहां पे कौन लग रहा है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ना मेरे प्यारे बच्चे। क्या ये अच्छा ये न्यू मून है? कोई बात नहीं, अमावस्या वाले दिन आपको यहां पे सबसे ज्यादा पानी दिखा क्या? हाई टाइड दिखी क्या? यस सर, ये अमावस्या है, कोई बात नहीं, पूर्णिमा पे भी कल दिखा देंगे, आज अमावस्या देख लो। अरे पूर्णिमा पे भी हो जाएगा, रुकना, वो मैं कर दूंगा अपने आप। कल तुम अभी अमावस्या वाला बता दो। चलो ठीक है, चलो अमावस्या का समझ में आ गया सबको? टेल मी, हैव यू अंडरस्टूड द न्यू मून? न्यू मून समझ में आ गया? मैं फुल मून कल बता दूंगा आपको, डोंट वरी, वहां पे भी होगा, मैं बता रहा हूं, फुल मून पे भी होगा, बट वो कैसे होगा आई लेट यू नो। बट अभी ये बताओ, न्यू मून पे सबको समझ में आ गया? यस, दिस इज समथिंग विच वी कॉल एज दी हाई टाइड, हायर देन दी। इसीलिए अमावस्या होती है ना, जिस दिन काला अंधकार होता है, जब चंद्रमा नहीं होता है, तब बहुत लार्ज स्केल पे टाइड्स आती हैं उस जगह पे, और आदमी के निपटने के चांस रहते हैं। ठीक है, एक बार एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर रहा हूं मेरे सभी प्यारे बच्चों से कि कल आप इस चीज को बहुत बेहतर तरीके से रिवाइज करेंगे, क्योंकि कल एक लास्ट टॉपिक है ओशियनोग्राफी का, और हम फिर इंडियन ज्योग्राफी, भारत की ज्योग्राफी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। थोड़े से अपने पास इंडिया के मैप रखिएगा, ताकि मैं आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन भारत के बारे में बता सकूं। एंड उसके बाद आपको सिर्फ सारी सिचुएशन, देखिए पता है क्या है, ये जो ओशियनोग्राफी वाला सेगमेंट है ना, ये ऐसा सेगमेंट है जहां पे लार्ज स्केल पे समझना पड़ता है, मतलब फिजिकल ज्योग्राफी वाला। जब आप इंडियन ज्योग्राफी पे आएंगे तब आपको ज्यादा समझना नहीं पड़ेगा, वहां पे चीजें याद रखने की होती हैं। एंड कल आपका वैसे तो ऑफ होता है, बट एक क्लास बीच में मैंने नहीं ली है, तो देखेंगे अगर कुछ वक्त मिलता है तो उसे हम कंपनसेट करने की कोशिश करेंगे, नहीं तो बाद में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगी। अभी का तो शायद आप सब लोगों को समझ में आ गया, कल जब क्लास होगी तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। आप एक बार प्लीज अपने नोटिफिकेशन को चेक कर लीजिएगा मेरे दोस्तों, सो दैट यू विल बी इन टच विद द क्लास। आई होप यू हैव अंडरस्टूड थिंग्स रियली वेल। हैव अ वेरी गुड नाइट एंड हैव अ वेरी साउंड स्लीप। बाय बाय, गुड नाइट।